जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम 2015 सीटेट प्राथमिक स्तर के भाग को डिस्कस करेंगे, बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष में जो परिवेश होना चाहिए वो प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंक't यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा कक्ष का निरंतर परिवेश। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जी स्टूडेंट? इसमें ऑप्शन होगा कक्षा कक्ष का जो परिवेश होना चाहिए वो क्या प्रजातांत्रिक होना चाहिए, अर्थात वह स्वतंत्र होने चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों की योग्यता कम निर्धारित करना। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? डी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों की योग्यता कम निर्धारित करना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनका रचनात्मक आकलन के अंतर्गत उनके खुले प्रश्नों का आंसर कैसे दे पाएंगे, इसके विषय में हमें उनका अवलोकन करना होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है: पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, उसकी समस्याओं को सॉल्व करना, ये ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए हम देखते हैं। हमारा जो 4 ऑप्शन है, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, हमें अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए और उनकी जो शिक्षा विधि है उसके अनुसार हमें अधिगम करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, अर्थात उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि घर के कामों को कैसे करना है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चे में कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं? अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई या अधिगम में समस्या। तो कौन सा होगा? अधिगम में अशक्तता उस पर हो रही है, उसको अधिगम करने में, सीखने में उसको जो अशक्तता है उसका अर्थ होता है कमी, मतलब जिन किसी भी कार्य को करने में कमी रह जाना, उसको वह ठीक ढंग से ना कर पाना, वह अशक्तता दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार की बातों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि शिक्षार्थी को सहभागी प्रतियोगिता में शामिल करना चाहिए, सब उसमें सहभागिता तो उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छे अच्छे मौके देने चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता। तीसरा ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता। चौथा ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति। तो कौन सा है? किसकी बात की गई है? प्रतिभाशीलता की। प्रतिभाशीलता किसको प्रदर्शित करता है? उच्च क्षमता होनी चाहिए, सृजनात्मकता उच्च होनी चाहिए और स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा ऑप्शन है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यह बच्चों के लिए और उनके विचारों, जो उनके विचार होते हैं, उनके विचारों के आधार पर अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, उनकी अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से। दूसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन से। तीसरा ऑप्शन अपसारी चिंतन से और चौथा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन से। तो किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स, तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों को की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उपागम में परिवर्तन करना और चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उपागमों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। तीसरा ऑप्शन है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। चौथा ऑप्शन है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कौन सी बात होनी चाहिए? विषय वस्तु को केवल याद करने पर आधारित पुनरावृत्ति पर फोकस क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बाकी सब पे फोकस करना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन था उसकी बात देख लेते हैं। सार्थक अधिगम बनाया जा सकता है लेकिन सुगम नहीं है, सुगम नहीं की बात की गई है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पहला ऑप्शन होगा मित्रों। ठीक है, बाकी विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना और प्रकरण पर प्रस्तुति करने की बात पॉजिटिव वे में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो क्या होगा? जब हम गैर शाब्दिक और शाब्दिक दंड के परिणाम बताएंगे तो उनके अंदर जो उनके प्रति धारणा होगी उसको नष्ट किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी
एवं माता पिता और भाई बहन। तो बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिका व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है? आपके माता पिता और भाई बहन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के स्वच्छता के लिए प्रेरित करने, जैसे विद्यार्थी हैं उनको स्वच्छता से संबंधित प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो किसकी बात होती है? वह एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की। तो वहाँ पे सामाजिक बात होती है और सांस्कृतिक उसके जो कल्चर है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन आता है? 11 से 18 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें डी ऑप्शन सही है। किसकी बात की गई है? बाल्यावस्था श्रेणी की बात की गई है, परवर्ती बाल्यावस्था की बात की गई है। ठीक है। तो इसमें 9 से 12 वर्ष के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। और अर्जन और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। दूसरा ऑप्शन है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। तीसरा ऑप्शन है सतत तथा असतत अधिगम। और चौथा ऑप्शन है प्रकट और पालन पोषण वाद विवाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रकट एवं पालन पोषण वाद विवाद पे चर्चा हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है कि मार्गदर्शन को कहते हैं, किसको कहते हैं? पार्श्वकरण को, पूर्व क्रियात्मक चिंतन को, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को या सहारा देना। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सहारा देना। ठीक है। इसका ऑप्शन सही हुआ है। यदि एक छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों को हल कर किया जाता है तो जो कि उसके बड़ा है, इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? सहारा देना कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम व्याख्यान देख लेते हैं। इसका व्याख्यान है सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। सभापति एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और सभाध्यक्ष एक सामान्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से दोनों से मैच करता है, इसका कहीं भी उपयोग हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार आवश्यक है? शिक्षा के लिए परीक्षाओं का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है या सुधार किया जाता है। दोस्तों तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? डी होगा। यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है और किस प्रकार सुधार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लायंस को हलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। हमारे इसके 4 ऑप्शन है स्तर, थर्ड स्तर, फोर्थ स्तर, फर्स्ट स्तर
सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। हम बात इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों पर प्राथमिक स्तर के पूर्व परंपरागत, ठीक है, ये पूर्व परंपरागत स्तर की बात की गई है। यहाँ पे अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है, और व्याख्या, दंड, पुरस्कार, नियमों का समर्थन में शारीरिक संवाद अथवा स्थूल बनाने की जाती है। उसके में क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सामाजिक नियमों के अधिग्रहण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों को विद्यालय में बताई जाने वाली चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि से कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड, हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, अर्थात इसमें प्रगतिशील मॉडल का के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इसकी बात की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम में आकलन किस प्रकार आवश्यक है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण या श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेरणा के लिए इसमें सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, संधारण, आत्मसत्करण या संगठन? तो कौन सा ऑप्शन है? आत्मसत्करण के नाम से जाना जाता है नई जानकारी को जोड़ने के लिए। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किसका है? वैयक्तिक भिन्नता का, बुद्धि के सिद्धांतों का, वंशानुक्रम क्रम का, या पर्यावरण का? वैयक्तिक भिन्नता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? समावेशी शिक्षा की बात की गई है। सामान्य विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाने की बात की गई है समावेशी शिक्षा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो इसमें कौन सा है? ये कैसे ऑप्शन हैं? ये किसके अंतर्गत आएगा? संवेगात्मक विकास के, सामाजिक विकास में, या फिर संज्ञानात्मक विकास में, शारीरिक विकास में? तो इसमें कौन सा आएगा? ये समय संवेग पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें पहला ऑप्शन संवेगात्मक विकास से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकट लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्पैक्सिया का, डिस्कैलकुलिया का, या डिसलेक्सिया का? किसका है? डिस्ग्राफिया का। किसकी बात की गई है? लिखने की योग्यता की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या फिर क्रियाकलाप? तो कौन सा इसमें सही है? सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा। आगे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने
विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकें। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यही हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। गुरुजीवाद विद कंप्यूटर आपके लिए समय समय पर विषय अच्छी विषय वस्तु लेकर प्रस्तुत होता रहेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।